चलो बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चे के इस टॉपिक में, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट, तो इसी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज़ हमारे पास कोई एक एसी सर्किट है, कोई सा भी हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, रजिस्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है, तीनों एक साथ हो सकते हैं, दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई भी सर्किट हमारे पास है, हमें पता है कि इसको जो हम वोल्टेज देते हैं उस वोल्टेज की वैल्यू होती है V=V0 sin ओमेगा टी। अब डिपेंडिंग ऑन द सर्किट कंडीशन करंट इसमें लीड भी कर सकता है, लैग कर सकता है। तो सपोज हमने एक कंडीशन ले ली कि इसमें जो वोल्टेज एलिमेंट है उसकी वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू तो है V=V0 sin ओमेगा टी, और जो इंस्टेंटेनियस करंट है उस इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है I=I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे फाई जो है फेज डिफरेंस है, सपोज यहाँ पे करंट लीड कर रहा है फाई एंगल से। तो इसमें जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड होता है उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है VRMS IRMS cos फाई। ये हम फॉर्मूला सभी जानते हैं, ठीक है। और VRMS को हम क्या लिख सकते हैं, V0/√2, तो पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। IRMS हो सकता है करंट की पीक वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड/√2। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं इस फॉर्मूले से हम क्या क्या बातें कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले छोटा सा इस पर डेरिवेशन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें इसके डेरिवेशन से निकल के सामने आती हैं। तो इसका हम लोग डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि इसको डिराइव कैसे किया जाता है। तो सपोज इसका हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं। देखिए एवरेज पावर क्या है, तो एवरेज पावर है, किसी भी चीज का एवरेज क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। पूरी एक साइकिल में, पूरी एक एसी की साइकिल में अलग अलग इंस्टेंट पे जितना वर्क डन हुआ है, पूरी एक एसी की साइकिल में, पूरे टी टाइम की साइकिल में जितना वर्क डन हुआ है, कितना टाइम लगा है, उसी के रेशो को हम लोग एवरेज पावर बोलेंगे। अब वर्क डन जो हुआ है वो एक साथ तो हुआ नहीं, कभी वर्क डन ज़्यादा हुआ हो, कभी कम हुआ हो, कभी करंट कम हुआ है, कभी ज़्यादा रहा है। तो एवरेज पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, जितने भी छोटे छोटे वर्क डन हुए हैं उन सबका इंटीग्रेशन, और टोटल टाइम इस दौरान जो लगा है वो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dW/T। अब ये वर्क डन क्या है, वर्क डन होता है एनर्जी इनटू टाइम, ठीक है। वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन क्या चीज़ होती है, वर्क डन इज एनर्जी इनटू टाइम या पावर इनटू टाइम। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी छोटे छोटे इंस्टेंटेनियस पावर लगे होंगे उसका हम इंटीग्रल कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, पूरे टाइम के लिए, पूरे कितने टाइम के लिए, पूरे टाइम 0 से T के लिए, और डिवाइड कर देंगे उसको T से, तो हमें एवरेज पावर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज पावर निकालते हैं। अब इसको आगे डिराइव कैसे करना है, तो यहीं से हम डेरिवेशन स्टार्ट कर चुके हैं। एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और टोटल वर्क डन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। अब आगे हमें इसे कैसे करना है, ठीक है, उसको समझते हैं हम लोग। तो देखो जरा, टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया आपको, टोटल वर्क डन इज फॉर द एसी इज गिवन बाय दिस, ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस टाइम, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस टाइम। तो व्हाट इज दिस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो जाएगा V=V0 sin ओमेगा टी। और इंस्टेंटेनियस करंट हमने क्या लिया था, अभी हमने करंट क्या माना था, हमने करंट ये तो माना था कि ये लीड कर रहा है, तो इट इज I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो यहां पे 2 बाहर आ गया, 2 ऐसे हमने क्या किया, सॉरी ये तो हमने वैल्यू लिखी P इंस्टेंटेनियस, यहाँ हमने लिखा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंस्टेंटेनियस टाइम। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो जो 2 से हमने डिवाइड किया है वो बाहर ले लिया, और साथ में जो इसका V0 I0 कॉम्पोनेंट है ये तो कांस्टेंट है, ये तो पीक वैल्यू, ये भी बाहर आ जाएंगे। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, 2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। अब जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो ध्यान दें, यहाँ से आप सीधे इसकी वैल्यू डायरेक्ट ले देना cos फाई टी, सीधे लिख देना कि एवरेज वैल्यू जो इस पूरी एक साइकिल के लिए इसकी वैल्यू होती है वो cos फाई टी होती है। और मैथ्स वाले बच्चे या फिर जो पूरा अच्छी तरह से डेरिवेशन करके दिखाना चाहते हैं वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आया कैसे कि cos फाई टी कैसे आता है, ठीक है। या अगर आपको संतुष्टि नहीं है कि इससे नंबर मिल जाएंगे तो ये भी देख लो कि कैसे आया cos फाई टी। तो भाई देखो क्या करना है हमें, ये 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ठीक है ना। ये 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँ, देखो तो 2 sin A sin B, इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँ तो हो जाएगा cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी, ठीक है, जिससे ये चीज़ आ जाएगी cos माइनस फाई और माइनस cos दिस। अब मैथ्स वाले बहुत अच्छी तरह जानते हो, बायोलॉजी वाले भी जान जाओ कि cos माइनस फाई जो होता है वो cos फाई होता है,
कॉस अगर आप -5 करोगे ना, कॉस -5 अगर आप करोगे तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस 5। कॉस -5 कॉस 5 ही होता है, तो कॉस -5 उसकी वैल्यू कॉस 5 ही रहती है। तो यहाँ पे कॉस 5 आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, कॉस 5 आ गया हमारे पास यहाँ पे, और कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 dt हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया था, अभी तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से यहाँ तक सॉल्व किया था। अब हमने इसको इंटीग्रेशन करना शुरू किया। देखो कॉस 5 क्या है, कांस्टेंट है, कॉस 5 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब बचेगा कि अंदर टी, 1 का इंटीग्रल जो फंक्शन होता है वो खुद आ जाता है, यहाँ dt है तो t आ जाएगा, 0 से t तक लिमिट लग जाएगी। अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा, तो कॉस का इंटीग्रल होता है कितना, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा। यह आपको इंटीग्रेशन के चेन रूल से पता होगा कि 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, एक तरह का चेन रूल होता है ये, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा। तो कुल मिला के ये आ गया हमारे पास, 0 से t तक इसकी लिमिट लग गई। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, cos 5 तो बाहर आ गया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वाले ब्रैकेट में, और दूसरे वाले में भी यही हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें पुट करनी है इसमें। तो देखो हम कैसे करेंगे इसमें पुट। यहाँ पर हमारे पास क्या था, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा। तो पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया और फिर उसी की जगह पे हमने लोअर लिमिट पुट कर दिया, ठीक है ना, फिर हमें उसी की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर दिया। तो ये थोड़ा सा गलत सा लिखा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करी हमने, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे हम, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। अब अपर लिमिट t जब हम इसे यहाँ पुट करी और लोअर लिमिट जब यहाँ 0 पुट करी, तो देखो ये वाली चीज़ तो हमारी अलग चल रही है, ये आ गई cos 5t, और ये वाली चीज़ हो गई साइन 4 पाई प्लस 5, और ये हो जाएगी साइन 0 प्लस 5। अब साइन 4 प्लस 5 भी साइन 5 हो जाएगा, साइन 4 पाई प्लस 5 भी साइन 5 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। और साइन 5 भी 5, साइन 0 प्लस 5 भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ आ गई। अब दोनों एक जैसी वैल्यूज़ आ गई तो कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या हमारे पास, cos 5t, ठीक है ना। इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने इतना सब किया, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये तो पूरे इंटीग्रल का सॉल्यूशन है। तो इंटीग्रल के सॉल्यूशन को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते, देखो ये पूरा इंटीग्रल था ना, ये जो अंदर का इंटीग्रल आया था उसका सॉल्यूशन था, बाहर की चीज़ तो अलग लिखी हुई थी, ये पूरा इंटीग्रल का सॉल्यूशन आ गया cos 5t। तो इस पूरे इंटीग्रल के सॉल्यूशन को अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास वर्क डन ही आ जाएगा, v0 i0 अपॉन 2 cos 5t। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया पूरे t टाइम के लिए। अब पावर क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। अगर हमने वर्क डन इसमें निकाल लिया है टोटल और उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एवरेज पावर भी आ जाएगी। सो दिस इज एवरेज पावर v0 i0 अपॉन 2 cos 5। अब इस v0 को हम इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 और √2, और हम जानते हैं v0 अपॉन ये हो जाएगा vrms और i0 अपॉन √2 हो जाएगा irms। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर। खैर इस पे कॉन्सेप्चुअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया एवरेज पावर का, आप डेरिवेशन चाहें तो अच्छी तरह से याद कर ले, और चाहे तो डायरेक्ट मैंने जो आपको स्टेप्स बताए थे वो इंटीग्रल वाले स्टेप को स्किप करते, फिर डेरिवेशन कुछ भी नहीं बचेगा, छोटा सा डेरिवेशन रह जाएगा। अब देखो इसमें सबसे पहले नोट पॉइंट देखते हैं। अगर हम प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट लें तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री आती है। हम पढ़ चुके हैं कि इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। देखो वोल्टेज जो होता है यहाँ पे करंट के संग वोल्टेज लीड करता है, यानी करंट लैग करता है इंडक्टिव सर्किट में, जबकि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है। तो जब cos फाई यहाँ रखोगे तो एवरेज पावर 0 आ जाएगी। इसका मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यानी कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट, कौन सा सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, वहाँ पे कोई भी रियल पावर कंज्यूम नहीं होती है। क्या होता है इसमें, जो भी सप्लाई की जाती है, द एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स जो भी एनर्जी सप्लाइड करता है वो कंप्लीटली इंडक्टिव या सर्किट उसे रिटर्न कर देता है। और बिकॉज वहाँ पे कोई पावर लॉस नहीं होती है तो फिर क्या पावर लॉस होती ही नहीं है, हाँ होती है, लेकिन वो पावर लॉस इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट नहीं करते, वो सर्किट में ऑनली स्टोर हो जाती है और वापस हो जाती है। लेकिन पावर लॉस होता है ट्रांसमिशन लॉस के फॉर्म में, रेजिस्टेंस होगा ना वहाँ पे तो हीट लॉस के फॉर्म में पावर लॉस होता है। तो जो भी ट्रांसमिशन लॉस होता है वैसे कोई भी पावर लॉस वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और आता है वॉटलेस करंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉटलेस करंट। क्या होता है, तो वॉटलेस करंट क्या है, वॉटलेस करंट एसी करंट का वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से पावर फैक्टर 0 हो जाता है। यानी कि पावर फैक्टर मतलब cos फाई, पावर फैक्टर का मतलब होता है cos फाई, ठीक है।
इसकी वजह से पावर फैक्टर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो करंट होता है वो वाटलेस करंट कहलाता है। वाटलेस करंट की वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन लॉस होते हैं, क्योंकि पावर कंज्यूम्ड हो ही नहीं, बस ट्रांसमिशन के दौरान लॉस हो रही है, या फिर एफिशिएंसी सब चीज़ की कम हो जाएगी, क्योंकि रियल पावर तो कंज्यूम ही नहीं हो रही, लेकिन कोई भी रियल वर्क डन नहीं होगा, रियल वर्क नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो वाटलेस पावर की वजह से ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, I²R लॉसेस होते हैं, I²R रेजिस्टिव के फॉर्म में लॉसेस होते हैं। जितना बढ़िया पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया सर्किट है। गुड सर्किट के लिए पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जितना पावर फैक्टर कम होगा, लोअर पावर फैक्टर होगा, वो हमारे लिए बैड सर्किट होगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे और कोई भी रियल वर्क नहीं होगा, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे, ठीक है ना। तो हमारे थोड़ा बैड सर्किट हो गया। तो हम बोल सकते हैं जो पावर का, जो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS I/RMS cos phi, तो I/RMS cos phi AC करंट का वो कंपोनेंट जिसकी वजह से पावर कंज्यूम जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं वाटलेस करंट। अब इसमें ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राफ के बेसिस पे कुछ चीज़ें समझाओ। तो देखो, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हमें पता है, इसको ढंग से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट। अब सर्किट, आप सपोज आप कोई प्योरली या कैपेसिटिव सर्किट ले ले, भाई आप यही इन्हीं दो को समझ रहे हैं हम लोग ना, प्योरली या प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ले ले, तो फिर ये हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे, और साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2 साइन A कॉस A, तो ये हो जाएगा साइन 2A का फॉर्मूला, ये साइन 2A का फॉर्मूला हो गया। अब मैंने इसको साइन 2A का फॉर्मूला लिख दिया और यहाँ पे इसको 2 को √2/√2 करके लिख दिया, तो ये लास्ट में फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एंड दिस इज VRMS I/RMS विच इज इक्वल टू PRMS। अब आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया, सर नेगेटिव पावर हो सकती है या सर ग्राफ का एनालिसिस करो कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो देखो, मान लो हमारे पास एक कैपेसिटिव सर्किट है, उसके वोल्टेज की इक्वेशन है V = V0 sin ωt, तो उसकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, V = V0 sin ωt, साइनोसॉइडल कर्व बनेगा। उसके करंट की इक्वेशन है देखो वोल्टेज की तो इक्वेशन है V = V0 sin ωt। अगर ऐसा ग्राफ बन गया है, पूछा किसका ग्राफ है, तो आप बता दोगे कैपेसिटिव सर्किट का है। करंट 90 डिग्री आगे है, यानी कि जब इसकी वैल्यू मिनिमम होती है तो इसकी मैक्सिमम होती है, ये करंट की इक्वेशन बन जाएगी, ये करंट की बन जाएगी। लेकिन पावर की इक्वेशन क्या है, P = PRMS sin 2ωt, P इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू। अब इससे क्या समझ में आता है, एक तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल है, पावर की फ्रीक्वेंसी डबल होती है, पावर में फ्रीक्वेंसी डबल होती है। जैसे इसके एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे, अगर मैं पावर के लिए बनाऊँ इसकी साइकिल, पावर के लिए क्या साइकिल हो जाएगी, तो पावर की हो सकती है। अच्छा, और कैपेसिटिव सर्किट में से ऊपर से शुरू होगा और इंडक्टिव सर्किट में नीचे से शुरू होगा, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में पॉजिटिव आएगा, आप देख लेना इसको। तो यहाँ पर पावर की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर हमारे पास पूरा कंप्लीट एक साइकिल हो गया, पावर की यहाँ पे कंप्लीट एक साइकिल नहीं हो पाएगी, पावर की यहाँ पे कंप्लीट हाफ साइकिल कंप्लीट होगी। तो पावर की यहाँ पे हाफ साइकिल ही कंप्लीट होगी, एक साइकिल इसकी कंप्लीट ऐसे जाके होगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है ना। और यहाँ पे क्या निगेटिव पावर हो सकता है, कि निगेटिव इंस्टेंटेनियस पावर हो सकती है, तो हाँ हो सकती है निगेटिव इंस्टेंटेनियस पावर। तो क्या बताती है निगेटिव इंस्टेंटेनियस पावर, तो निगेटिव इंस्टेंटेनियस पावर यही बताती है कि जो भी पावर सोर्स से लिया गया वो वापस उसको रिटर्न कर दिया गया। अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो एनर्जी को थोड़ी देर स्टोर करके रखेगा मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और कैपेसिटिव सर्किट होगा तो थोड़ी देर एनर्जी को स्टोर करके रखेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। इंडक्टिव सर्किट स्टोर करके रखेगा हाफ B²/μ0 की फॉर्म में, और कैपेसिटिव सर्किट स्टोर करके रखेगा हाफ ε0 E² की फॉर्म में, लेकिन वो पूरी एनर्जी रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो फालतू का जो करंट है वो ट्रांसमिशन के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो भी सर्किट्स होते हैं जिनमें प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट लेते हैं हम लोग, वहाँ पे कभी कभार हम लोग प्योरली नहीं लेते, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ताकि एक दूसरे के इफेक्ट को दोनों नलीफाई कर दें। अक्सर हम लोग LC सर्किट को R के साथ यूज़ कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर। तो ये हम लोगों को पावर के बारे में जाना, ठीक है। डेरिवेशन भी कर लें, ठीक है। बहुत से टीचर कहते हैं कर लें, तो क्यों रिस्क लेना, तो कर लें। एवरेज पावर का डेरिवेशन